हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मास्टर क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स, अंश और श्रेणियों, अंश की श्रेणियां एवं प्रकृति। देखिए, जो शेयर्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइडेड हैं। एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और दूसरा है इक्विटी शेयर कैपिटल। आइए एक एक करके इन्हें जानते हैं। देखिए, पहला जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ए प्रेफरेंस शेयर इज वन विच फुलफिल फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होता है, जो सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट 2013 में जो दिया है उसमें ये जो कंडीशंस दी हैं उनको फुलफिल करता है। दैट इट कैरीज ए प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड टू बी पेड आइदर एज ए फिक्स्ड अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और an amount calculated by fixed rate of nominal value of each share before any dividend is paid to equity shareholder. Second है कि paid with respect to capital its carries or will carry on the winding up of the company the preferential right to the repayment of capital before anything is paid to equity shareholder. However, notwithstanding the above two condition, a holder of preference share may have a right to participate fully or to a limited extent of surplus of the company as specified in memorandum or article of the company. Thus, the preference share can be participating or non-participating. Similarly, these शेयर्स कैन बी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव और रिडीमेबल और इररिडीमेबल। तो हिंदी में है कि कंपनीज एक्ट अधिनियम 2013 की धारा 43 के अंतर्गत अधिमान शेयर वह होता है जो कि दी हुई दो शर्तों को पूरा करता है। अधिमानी शेयरधारियों अंशधारियों को एक निश्चित राशि पर लाभांश अथवा प्रत्येक अंश के अंकित मूल्य पर निश्चित दर से परिकलित किए गए लाभांश पाने समता अधिकारियों को लाभांश भुगतान से पूर्व का अधिकार है। पूंजी के संबंध में कंपनी के समापन पर अंश की पूंजी वापस प्राप्त करने का समता अंश से पूर्व होता है। यद्यपि दोनों शर्तों से अधिमान अंशधारी कंपनी को अधिक्यों के पूर्ण रूप से या किसी सीमा तक भाग लेने का अधिकार रखते हैं, जो कि कंपनी के सीमा नियमों या अथवा अंतर नियमों में पहले से वर्णित होता है। अतः अधिमानी अंशधारी और गैर भागी हो सकते हैं। इसी प्रकार अंश संचयी और असंचयी भी हो सकते हैं और शोध्य तथा अशोध्य भी हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन क्या हैं कि एक तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं अधिमानी अंश, उसमें क्या होता है, इनको जो है ना एक फिक्स्ड रेट से या एक फिक्स्ड अमाउंट का जो डिविडेंड है वो मिलता है। यानी कि इनको पहले से ही फिक्स अमाउंट बता देते हैं कि चाहे तो परसेंट अमाउंट फिक्स हो इनका, चाहे रेट फिक्स हो। तो यहाँ पर इनको जो क्या है, एक तो चाहे तो कह देंगे इनको फिक्स अमाउंट मिलता रहेगा प्रॉफिट से, ठीक है, एज ए डिविडेंड मिलता रहेगा, या फिर रेट बता देंगे इस रेट से होगा। जैसे कि इनका क्या होता है, जैसे पहले से लिखा होता है 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, यानी कि 8% से पहले से ही रेट डिसाइड हो गया और 8% का इन्हें मिलता रहेगा। और इन्हें जो अधिकार होता है, राइट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। दो शेयर होते हैं हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर, तो इन्हें सबसे पहले डिविडेंड लेने का अधिकार होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, जब कंपनी बंद हो रही होती है, वाइंड अप होती है, तो उस वक्त जो भी इनकी शेयर होल्डर्स की ड्यूज हैं सबसे पहले पाने का अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो कंडीशन की वजह से ये प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं प्रेफरेंस हैं, नाम पे ही लिखा हुआ है प्रेफरेंस है इनको। ठीक है, तो इसे आगे दो कंडीशंस तो ये फुलफिल हो गई और इनको आगे भी जो डिवाइड किया हुआ है दो कैटेगरीज में आगे डिवाइड होते हैं ये। एक तो क्यूमुलेटिव होते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है, और आगे फिर रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल में भी इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की।
फिर आता है इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एन इक्विटी शेयर इज द शेयर विच इज नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर। In other words, shares which do not enjoy any preferential right in the payment of dividend or repayment of capital are termed as equity or ordinary share. The equity shareholders are entitled to share the distribute profit of the company after satisfying dividend rights of the preference shares holders. The dividend of equity share is not fixed and it may be vary from year to year depending upon the amount of profit available for distribution. Equity share capital may be one with the voting right, with differential right as to voting, dividend or otherwise, in accordance with such rule and subject to such a condition as may be prescribed. और जो इक्विटी शेयर होते हैं उन्हें कहते हैं समतांश। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार एक समता अंश वह अंश है जो अधिमान अंश नहीं है। दूसरे शब्दों में वह अंश जो कि लाभांश के भुगतान व पूंजी के पुनः भुगतान के संबंध में कोई अधिकार नहीं रखता, समतांश कहलाता है। समता अंशधारी कंपनी के लाभों में से उनका भाग अधिमानी अंशधारकों के लाभांश के अधिकार के पश्चात लेने का अधिकारी होते हैं। समता अंशों पर लाभांश निश्चित नहीं है, यह प्रतिवर्ष बदलता रहता है, जो उपलब्ध लाभ में से वितरित राशि पर निर्भर करता है। समता अंश पूंजी अधिकार लाभांश अथवा निर्धारित की गई परिस्थितियों के अनुसार नियमों पर। ठीक है, तो ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर देखिए इसमें जो सेक्शन लिखा है ना, इस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एग्जाम में सेक्शन जरूर मेंशन करना है, ठीक है, ताकि आपको पूरे नंबर मिले। तो इक्विटी शेयर वो होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, पहली चीज तो यही साफ साफ है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं वो हमने दो कंडीशंस पढ़ी ली हैं उसकी। तो ये जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनको जो पेमेंट का राइट होता है, डिविडेंड मिलता है या इनको जो कैपिटल रिपे होती है वापस होती है वाइंडिंग अप के टाइम पे, उनको जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद जो बच जाता है उसमें से लेने का अधिकार होता है, ठीक है। पहला अधिकार नहीं होता, इनको सेकंड राइट होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे जितना भी अमाउंट है, जितना भी प्रॉफिट होता है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने के बाद जो बच जाता है उसमें से इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। और इनका कोई फिक्स भी नहीं होता, जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में क्या था, फिक्स है, जैसे 8% प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो 8% के हिसाब से मिलेगा या कोई अमाउंट फिक्स है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता है क्या कि जो पैसा बच गया है, जो प्रॉफिट बच गया वो जो उसमें से इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये अवेलेबल प्रॉफिट से होता है, इसलिए वो बदलता रहता है, कोई फिक्स नहीं होता, कभी ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए जो अंशों को इशू कैसे करते हैं, अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर्स। ए सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी इज दैट द अमाउंट ऑन इट्स शेयर कैन बी ग्रेजुअली collected in easy installment spread over a period of time depending upon its growing financial requirement. First installment is collected with the application and is thus known as application money. Second on allotment termed as allotment money, and the remaining installment are termed as first call, second call, and so on. Word final is prefixed to the last installment. However, this is no way prevent a company from calling full amount of share right at the time of application. तो हिंदी में क्या है कि कंपनी की पूंजी की विशेषता यह होती है कि अंशों की राशि को आसान किस्तों में एकत्रित किया जा सकता है, जो कि समय के व्यतीत होने के साथ साथ वित्तीय आवश्यकताओं पर एकत्रित किया जाता है, जिसे आवेदन राशि कहते हैं। तत्पश्चात श्रेणी आवंटन राशि कहते हैं, और शेष की जो प्रथम मांग और इसी प्रकार द्वितीय मांग कहलाती है। अंतिम किस्त के आगे अंतिम मांग का प्रयोग होगा, यद्यपि वह अंशों के आवेदन के समय कंपनी द्वारा पूर्ण राशि की मांग के अधिकार को रोकने का कोई तरीका नहीं है। देखिए होता क्या है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, जितने भी शेयर हैं, मान लीजिए कि एक कंपनी है उसका शेयर 100 रुपीज़ है, तो
कंपनी क्या करती है, इसमें से इस अलग अलग तरीकों से मांगती है। एक साथ चाहे मांग ले वो पूरा, कहे भाई जब भी अलॉटमेंट हो और कहे भाई 100 रुपये पूरे दे दो हमें। दूसरा कहे कि चलो एक काम करो, एप्लीकेशन के टाइम पे मुझे दे दो 40 रुपये, ठीक है। फिर कहना है जब अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के टाइम पे दे दो मेरे को 20 रुपये। फिर फर्स्ट कॉल हो, ठीक है, फर्स्ट कॉल उस समय दे दो 20 रुपये, ठीक है। और कहते हैं कि जब फाइनल कॉल हो, फाइनल कॉल उस समय दे दो 20 रुपये मेरे को, हो गया ना। तो इस तरीके से कंपनी मांग सकती है इंस्टॉलमेंट में, ये इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो इस तरीके से मांग सकती है कंपनी, या फिर कहे भाई मेरे को एक साथ दे दो। ये कंपनी की मर्जी है, कंपनी कैसे मांगती है पैसा। और कंपनी को आप चाहें कि नहीं वो कंपनी इंस्टॉलमेंट मांगे, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये कंपनी पर निर्भर है कि कंपनी किस तरीके से ये पैसे को मांगती है। देखिए अब जो स्टेप्स हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं कंपनी के शेयर्स इशू करने के। इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो कंपनी सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले प्रोस्पेक्टस मांगती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। इसमें क्या होता है, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी क्या है, कंपनी का काम क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, ठीक है। तो वो सारी जानकारियां जो होती हैं, इंफॉर्मेशन इसमें होती है, तो इससे लोगों को पता लगता है कंपनी के बारे में, और फिर वो उसके बाद चाहे तो उसे अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी फर्स्ट इशू द प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक। Prospectus is an invitation of public that a new company has come into existence and it need to fund for doing business. It contain complete information about the company and the manner in which the money is to be collected from the prospective investors. तो हिंदी में कहते हैं इसे विवरण पत्रिका का निर्गमन। कंपनी सर्वप्रथम जनता से प्रविवरण पत्र जारी करती है। प्रविवरण पत्रिका जनता को एक आमंत्रण होता है कि वह एक नई कंपनी अस्तित्व में आ चुकी है और उसको व्यवसाय करने के लिए कोषों की आवश्यकता है। इसमें कंपनी के संबंध में पूर्ण जानकारी और भावी निवेशकर्ताओं से एकत्रित की जाने वाली राशि के तरीके लिखे होते हैं, ठीक है। तो तरीके क्या होते हैं, तरीके होते हैं कि भाई जो पैसा आएगा वो कैसे कलेक्ट होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन मनी पे कितना होगा, अलॉटमेंट पे कितना होगा, फर्स्ट कॉल पे कितना होगा, सेकंड कॉल पे कितना होगा, ठीक है। तो ये तरीके लिखे होते हैं इसमें। फिर कंपनी के इन बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी क्या है, कंपनी की नेचर क्या है, ठीक है, कंपनी का वर्क क्या है, ठीक है, बिजनेस क्या है, एड्रेस क्या है, कौन प्रमोटर हैं उसके, कौन डायरेक्टर हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसमें तरीके होते हैं ताकि कंपनी जो इन्वेस्टर हैं, पब्लिक है, वो इसके बारे में जान सके और वो इसके बारे में अप्लाई कर सके शेयर्स के लिए। फिर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब होता क्या है, अब जब प्रोस्पेक्टस इशू हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं कि कंपनी की जो पब्लिक है वो इनके लिए अप्लाई करती है। आपने देखा होगा ना, आईपीओज आते हैं तो आईपीओ का प्रोस्पेक्टस आता है, फिर वो अप्लाई करते हैं, फिर ओवर सब्सक्राइब होता है, अंडर सब्सक्राइब होता है, तो वो सारी चीज़ें हैं जो आप देखते भी होंगे न्यूज़ पे में। When prospectus is issued to public, prospective investor intending to subscribe the share capital of the company would make an application along with the application money and deposit in same with scheduled bank as specified in the prospectus. The company has to get minimum subscription within 120 days from the date of issue of prospectus. If the company fail to receive the same within the said period, the company cannot proceed for allotment of share and application money should be returned within 130 days from the date of issue of prospectus. ठीक है, तो आवेदन, इसे कहते हैं आवेदन पत्रों की प्राप्ति। तो इसमें क्या होता है, पत्रिका विवरण के निर्गमन कर दिया जाता है तो भावी निवेशकर्ता अंश पूंजी के अभिदान के लिए अपेक्षा करते हैं और आवेदन के साथ साथ आवेदन राशि प्रविवरण की प्रविष्ट किए गए अनुसूचित बैंक में जमा कराते हैं। कंपनी को प्रविवरण प्राप्त जारी करने के 120 दिन के भीतर न्यूनतम अभिदान प्राप्त करना होता है। यदि कंपनी की दी गई समयावधि में उपरोक्त राशि प्राप्त करने में विफल असमर्थ रहती है तो कंपनी को आवंटन की प्रक्रिया नहीं कर सकेगी और प्रविवरण जारी करने के 130 दिन के भीतर राशि लौटानी होगी।
तो देखिए इसमें होता है क्या है कि फिर जब प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो पब्लिक है वो इसके लिए अप्लाई करती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा ना, प्रोस्पेक्टस आ गया, आईपीओ आ गया, तो लोग अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई कैसे करते हैं, तो उसमें बैंक की डिटेल दी होती है कि आपको पैसा कहाँ जमा कराना है, तो वो उस बैंक में अपना पैसा और फॉर्म जमा करा देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो पैसा जमा होता है, जो सब्सक्रिप्शन आता है, तो वो जो है 120 डेज़ के अंदर आ जाना चाहिए। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो आना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को हम आगे पढ़ेंगे, तो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो होता है, अमाउंट होता है, उतना कलेक्ट होना ही चाहिए, ठीक है। अगर वो आ जाता है तब तो ठीक है, अगर 120 डेज़ के अंदर वो उतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट भी नहीं आती है तो कंपनी जो है वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती, और उसे 130 दिन के अंदर अपने जितने भी पैसा आया है वो उनको वापस करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज होती है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब हुआ क्या, हमने प्रोस्पेक्टस दिया, वहाँ से कम जो पब्लिक है उसने अप्लाई कर दिया। अब मान लिया कि हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम शेयर्स को अलॉट करेंगे। If minimum subscription has been received, the company may proceed for the allotment of share after fulfill certain other legal formalities. Letter of allotment are sent to those whom shares has been allotted. The letter of regret to those to whom no allotment has been made. When allotment is made, it result a valid contract between company and the applicant, who now become the shareholder of company. ठीक है, तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर को कहते हैं अंशों का आवंटन। यदि न्यूनतम अभिदान प्राप्त हो चुका है तो एक कंपनी अब कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात अंशों का आवंटन करने की प्रक्रिया को पूरा कर सकती है। जिन व्यक्तियों को अंश आवंटन किए गए हैं उन्हें आवंटन पत्र भेजा जाता है, और जिन्हें कोई आवंटन नहीं किया गया उन्हें खेद पत्र भेजा जाता है। जब आवंटन किया जाता है तो कंपनी तथा प्रत्येक आवेदक जो कि कंपनी के अंशधारी हैं के बीच एक वैध अनुबंध हो जाता है, ठीक है। तो अब जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया तो क्या करेंगे, हम अलॉट करेंगे। अलॉट करेंगे तो उन्हें क्या करते हैं, एक अलॉटमेंट लेटर दे देते हैं कि भाई हमने आपको इतने इतने शेयर अलॉट कर दिए हैं। अब जिनको सबको तो अलॉट कर नहीं सकते, मान लीजिए कि मैंने 100 शेयर थे मेरे, मैंने 100 शेयर अप्लाई की, वो मार्केट इशू किए थे, ठीक है। इसके लिए मैंने एप्लीकेशन मांगी, ठीक है, प्रोस्पेक्टस दिया। अब मेरे पास मान लीजिए 120 एप्लीकेशन आ गई। अब 100 तो मेरे को देने हैं, 120 तो दे ही नहीं सकता ना, तो मैं क्या करूँगा, 100 को तो इशू कर दूंगा 100, और बाकी जो 20 हैं इसमें से 20 को क्या करूँगा, रिजेक्ट कर दूंगा। अब रिजेक्ट कैसे करूँगा, वो मेरी मर्जी होती है, मैं किसी को भी एक्सेप्ट कर लूँ, किसी को भी रिजेक्ट कर दूँ। तो जो अलॉट हो गए उनको तो हम क्या कर देंगे, अलॉटमेंट लेटर दे देंगे, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर। और जो 20 जो हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया है उन्हें एक रिग्रेट लेटर दे देंगे, ठीक है। बस खत्म, बात हो गया, काम खत्म। अब जो जिन्हें हमने अलॉटमेंट लेटर दिया वो क्या बन गए, हमारे शेयर होल्डर बन गए, शेयर होल्डर हो गए वो, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, 3 स्टेप होते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर के। अब आता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो हमने पढ़ा था ना अभी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट दैट इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर मस्ट बी रेज्ड टू मीट द नीड ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी रिलेटिंग टू। अब देखिए यहाँ पर जो ये 4-5 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इनमें से जो कंडीशन सेटिस्फाई होती है ये डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ अमाउंट क्या होगा। द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी परचेज्ड और टू बी परचेज्ड विच हैज टू मीट होली और पार्शली आउट ऑफ प्रोसीड द इशू। Preliminary expense payable by the company and any commission payable in connection with the issue of share. The repayment of any amount borrowed by the company for the above 2 matters, working capital, and any expenditure incurred for the usual conduct of business operation. It is to be noted that minimum subscription of capital cannot be less than 90% of the issued according to SEBI Disclosure and Investor Protection Guidelines 2000. This condition is not satisfied, the company forthwith refund the entire subscription amount received. If a delay occurs beyond the 8 days from the date of disclosure of subscription list, the company shall be liable to pay amount with interest at the rate of 15%. Section 73(2). ठीक है, तो हिंदी में कहते हैं न्यूनतम अभिधान इसे,
तो न्यूनतम अभिदान क्या होता है? न्यूनतम अभिदान जो कि संचालकों की राय में व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। किसी भी परिसंपत्ति का क्रय या जो क्रय की जानी है जो पूर्ण या आंशिक रूप से अंशों के भुगतान की राशि से किया जाना है। कंपनी के द्वारा आरंभिक व्यय को देय होना या अंशों के निर्गमन के संबंध में किसी प्रकार का कमीशन दे। उपरोक्त दोनों परिस्थिति में कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की उधार ली गई राशि का पुनर्भुगतान, कार्यशील पूंजी, व्यावसायिक क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अन्य खर्चा। सेबी के दिशा निर्देश यानी सेबी ने गाइडलाइंस इशू की हुई है, ठीक है, तो वो है उसका जो सेक्शन है वो है सेबी गाइडलाइंस 2000 6382, ठीक है, के अनुसार न्यूनतम अभिदान जारी की गई राशि का 90% से कम नहीं होना चाहिए। यदि यह शर्त पूरी नहीं होती तो कंपनी आवेदन पर समस्त राशि लौटाने के लिए बाध्य है। अभिदान के बंद होने की तिथि के 8 दिन के विलंब की स्थिति में कंपनी को उस राशि पर 15% ब्याज देना होगा, और जो कि लिखा है सेक्शन 73(2) में। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। वो किस बेस पे डिसाइड करते हैं? जैसे कि कोई उन्हें प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉपर्टी ले ली है और उसकी पेमेंट करनी है, और उन्होंने डिसाइड किया हुआ कि इसकी जो पेमेंट है हम शेयर होल्डर्स के पैसे से करेंगे, ठीक है, या फिर कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, कंपनी शुरू करने पे उस वक्त कोई एक्सपेंस आया था वो पे करना है, या ये जो शेयर्स इशू करने के लिए जो कमीशन है वो पे करना है, या फिर इन दोनों के लिए कोई उन्होंने उधार ले रखा है, ठीक है, तो वो हो, या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए कुछ चाहिए, वर्किंग कैपिटल का पैसा चाहिए, या फिर डे टू डे एक्टिविटी के लिए पैसा चाहिए। अब कहता है कि यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है वो 90% से कम नहीं होना चाहिए। जो भी टोटल कैपिटल इशू की है इन्होंने, उसके 90% जो होता है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। इसमें जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है ना, ये सारे शेयर्स जो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में उसको कंट्रोल करता है। तो उसने गाइडेंस इशू की हुई है, उसके अकॉर्डिंग 90% होना चाहिए। अब मान लीजिए कि ये 90% पैसा नहीं आया, उससे कम आया है, तो उसके अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस कि 8 दिन के अंदर उन्हें सारा पैसा वापस करना है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% के रेट से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा शेयर कैपिटल क्या होते हैं, कितने होते हैं और किस तरीके से उन्हें इशू किया जाता है। वीडियोस के लिए आपको इस चैनल को करना होगा लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।